हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 73 टू 76 ए जो कि डिपॉजिट से रिलेटेड है। कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर 5 के सेक्शन 73 टू 76 ए, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज। सेक्शन 73, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। सेक्शन 73 सबसेक्शन 1, no company shall invite, accept or renew deposits under this act from the public except in a manner provided under this chapter। कोई भी कंपनी डिपॉजिट इनवाइट भी नहीं कर सकती, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती और डिपॉजिट को रिन्यू भी नहीं कर सकती सिवाय उस तरीके के जो इस चैप्टर के अंदर प्रोवाइड किया गया। नो कंपनी shall invite, accept or renew deposits from the public except eligible public company under section 76। एलिजिबल पब्लिक कंपनी को छोड़कर कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ना तो एक्सेप्ट कर सकती है और ना ही डिपॉजिट को रिन्यू कर सकती है। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, एवरी कंपनी कैन इनवाइट, एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 कहता है कि हर कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट इनवाइट कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है और डिपॉजिट को रिन्यू भी कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें कंप्लाई करना होगा। फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स को रेजोल्यूशन पास करना होगा इन जनरल मीटिंग, एंड सेकेंड इज कंपनी को कंप्लाई करना होगा कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 को, एंड थर्ड इज कुछ और कंडीशंस मेंशन्ड है इन क्लॉजेस ए टू एफ ऑफ सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, उनको भी कंप्लाई करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं, इन क्लॉजेस को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। First clause is issuance of circular, second clause is filing with ROC, third is deposit repayment reserve account, fourth is no default, fifth is security, that is charge on assets. Let's discuss these clauses in detail. First is issuance of circular, section 73 subsection 2 clause A. Deposit circular shall be circulated to all the members of the company. कंपनी के सभी मेंबर्स को एक सर्कुलर इशू किया जाएगा डीपीटी 1 में, जिसपे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, टोटल डिपॉजिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग ड्यूज के बारे में लिखा होगा। मतलब ये कि डिपॉजिट सर्कुलर में ये सब मेंशन होगा। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताओगे। द क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स के बारे में बताओगे, and the amount due towards deposits in respect of any previous deposits accepted by the company। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन बताओगे, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। सेकेंड इज फाइलिंग विद ROC, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 clause B। A copy of the circular must be filed with the registrar of companies at least 30 days before the issue। जब कंपनी मेंबर्स को सर्कुलर देती है उससे विद इन 30 days बिफोर, सर्कुलर शैल बी फर्स्ट सबमिटेड टू ROC, देन लेटर ऑन इट विल बी सर्कुलेटेड टू मेंबर्स। थर्ड इज डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज C। जितना डिपॉजिट मेच्योर होने वाला है अगले फाइनेंशियल ईयर में, उसका कम से कम 20% किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में एक अलग बैंक अकाउंट में रखा जाएगा, जिसे डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट कहा जाएगा। अगर 100 करोड़ का डिपॉजिट मेच्योर होने वाला है अगले फाइनेंशियल ईयर में 2027-28 में, तो 20 करोड़ शुड बी डिपॉजिटेड इन सेपरेट बैंक अकाउंट बाय 30 अप्रैल 2026 current financial year, which is called deposit repayment reserve account। Clause D has been deleted with effect from 15th August 2018। इंश्योरेंस क्लॉज डिलीट हो गई है। फोर्थ इज नो डिफॉल्ट्स, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज E। ये सर्टिफाई करना होगा कि कंपनी ने इस एक्ट के शुरू होने से पहले या बाद में, इधर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, डिपॉजिट के रीपेमेंट में या उस पर इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। अगर कंपनी ने डिपॉजिट रीपेमेंट या उस पर इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया हुआ हो और वहां कंपनी ने उस डिफॉल्ट को ठीक कर दिया हो और डिफॉल्ट ठीक करने की तारीख से 5 years हो चुके हों। And the last is security, charge on assets, section 73 subsection 2 clause F। deposit should be secure, there should be some security, इसलिए चार्ज क्रिएट होना चाहिए कंपनी के एसेट्स पर। अगर चार्ज नहीं क्रिएट किया तो हर जगह ये मेंशन करना होगा डिपॉजिट इज अनसिक्योर्ड। डिपॉजिट या तो फुली सिक्योर्ड होंगे या फिर अनसिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड कुछ नहीं होता।
अगर कोई कंपनी डिपॉजिट को सिक्योर नहीं करती या डिपॉजिट को पार्शियली सिक्योर करती है तो उन डिपॉजिट्स को अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स कहा जाएगा। और हर सर्कुलर फॉर्म, एडवर्टीजमेंट में या डिपॉजिट के इन्विटेशन या एक्सेप्टेंस से रिलेटेड किसी भी डॉक्यूमेंट में उनको अनसिक्योर्ड डिपॉजिट कहा जाएगा। One more important point to remember, chart should be created on tangible assets. Section 73 subsection 3, कंपनी जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, कंपनी को डिपॉजिट को रीपे करना होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सेक्शन 73 सबसेक्शन 4, अगर कोई कंपनी स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर डिपॉजिट का रीपेमेंट या डिपॉजिट के इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रही तो डिपॉजिटर ट्रिब्यूनल को ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकता है। सेक्शन 73 सबसेक्शन 5, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट जो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के क्लॉज सी के अकॉर्डिंग शेड्यूल बैंक में ओपन किया गया है, कंपनी उस अकाउंट का यूज डिपॉजिट की रीपेमेंट के अलावा किसी और पर्पस के लिए नहीं करेगी। Now let's see section 74, repayment of deposits etc. accepted before commencement of this act. Companies Act 2013 का section 74 कंपनीज के लिए उस लीगल फ्रेमवर्क और टाइमलाइंस को आउटलाइन करता है जिसके अंडर कंपनीज को उन सभी प्री एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स का रीपेमेंट करना था जिन्हें इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले पब्लिक या मेंबर्स से एक्सेप्ट किया गया था। प्री एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स, पहले से एक्सेप्ट किए हुए डिपॉजिट्स को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट करना था। टुडे वी आर इन 2026, इट हैज बीन मोर देन 13 इयर्स। अब इस सेक्शन का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है। सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनीज को आरओसी को एक स्टेटमेंट फाइल करना होगा इन फॉर्म डीपीटी 4 विद इन 3 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, जिसमें सभी एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स, अनपेड अमाउंट्स, इंटरेस्ट पेबल और स्पेसिफिक रीपेमेंट अरेंजमेंट्स की डिटेल दिए गए हों। सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी कहता है कि रीपे ओल्ड डिपॉजिट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट विद इन 3 years फ्रॉम सच कमेंसमेंट और एक्सपायरी ऑफ टेन्योर whichever is earlier. Section 74 subsection 2 deals with the extension of time by the tribunal, earlier company law board. अगर कोई कंपनी स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर डिपॉजिट्स का रीपेमेंट नहीं कर पा रही तो वो कंपनी लॉ बोर्ड को एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। कंपनी लॉ बोर्ड कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को रिव्यू करेगा और रीपेमेंट के लिए टाइम लिमिट में रीजनेबल एक्सटेंशन की परमिशन दे देगा। स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर या सीएलबी द्वारा एक्सटेंड की गई टाइम फ्रेम के अंदर डिपॉजिट का रीपेमेंट न करने पर कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट दोनों पर सीवियर पेनल्टीज का प्रोविजन है। कंपनी पर फाइन का प्रोविजन है नॉट लेस देन ₹1 crore और अप टू ₹10 crores। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर फाइन और इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है। फाइन है नॉट लेस देन ₹25 lakhs और अप टू ₹2 crores एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years। अगर ये साबित हो जाता है कि डिपॉजिटर्स के साथ धोखाधड़ी करने के इरादे से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए गए थे, डिपॉजिटर्स को डिफ्रॉड करने की इंटेंशन से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए गए थे, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हर ऑफिसर पर्सनली लायबल होगा विदाउट लिमिटेशन एंड सेक्शन 447 के अंडर फ्रॉड के लिए उसे स्ट्रिक्टली पनिश किया जाएगा। सेक्शन 75 डैमेजेस फॉर फ्रॉड, अगर कंपनी स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर एज मेंशन इन सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 या सीएलबी द्वारा एक्सटेंड की गई टाइम फ्रेम के अंदर एज मेंशन इन सेक्शन 74 सबसेक्शन 2 डिपॉजिट की रीपेमेंट नहीं करती और साथ ही ये प्रूव हो जाता है कि डिपॉजिटर्स के साथ धोखाधड़ी करने के इरादे से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए गए थे, डिपॉजिटर्स को डिफ्रॉड करने की इंटेंशन से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए गए थे, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हर ऑफिसर पर्सनली लायबल होगा डिपॉजिटर्स को हुए सभी या किसी भी तरह के लॉसेस या डैमेजेस के लिए for all or any of the losses or damages that may have been incurred by the depositors. That will be without any limitation of liability, मतलब liability की कोई लिमिट नहीं होगी और सेक्शन 447 के अंडर फ्रॉड के लिए हर ऑफिसर को स्ट्रिक्टली पनिश किया जाएगा। If you are still watching this video, please make sure you subscribe and click the bell icon for updates. Now let's come to section 76, acceptance of deposit from public by certain companies. Section 73 gives procedure to accept deposit. Section 76 says there are certain companies which can accept deposit from public. कुछ लोग समझते हैं कि private company can accept deposit from its members only and not from public, and public company can accept deposit from public only.
ऐसा नहीं है। नॉट ऑल पब्लिक कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। और उसी की हम बात कर रहे हैं इन सेक्शन 76। सेक्शन 76 says acceptance of deposit from public by certain companies। कुछ कंपनीज हैं जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। सिर्फ एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, अदरवाइज एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल नहीं है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सो ऑल पब्लिक कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अब देखते हैं कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है उसे कहते हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ है या जिसका टर्नओवर 500 करोड़ है, ज्यादा भी हो सकता है, नॉट लेस देन लिखा हुआ है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कंपनी बनती है एलिजिबल पब्लिक कंपनी। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हुई तो ठीक है, आगे चलते हैं। एंड द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड स्पेशल रेजोल्यूशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स कि हम पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वो पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसे ले सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अगर प्रेजेंट बोरोइंग्स प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग्स आर लेस देन पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस शेयर प्रीमियम, जितना ले चुके हैं और जितना लेने वाले हैं इज लेस देन और इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस शेयर प्रीमियम, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का नेटवर्थ है ₹120 करोड़। तो क्या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? आंसर इज नो। चाहे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की नेटवर्थ 120 करोड़ है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है। ये एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी मेंबर्स से तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है पर पब्लिक से नहीं। Another condition mentioned in section 76 subsection 1 is that the company is required to obtain rating from recognized credit rating agency every year. It means it's a continuous process. बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया में, क्रिसल, केयर, ICRA. These scores run on a standardized 20-point long-term rating scale. इस तरह की रेटिंग्स मिल सकती हैं AAA, AA, A, B, C, D. AAA is highest safety, AA is high safety, A is adequate safety, B is inadequate safety, C is high risk, D is default. Another condition mentioned in section 76 subsection 1 is that charge shall be created within 30 days for at least the amount of deposit. Suppose कंपनी 100 करोड़ का डिपॉजिट ले रही है, कम से कम 100 करोड़ के एसेट्स पर चार्ज तो क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हो तो चार्ज करना भी मैंडेटरी हो जाता है। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, एसेट शुड बी टेंजिबल एसेट्स, जैसे कोई ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री, स्टॉक। लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 76 ए, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73 और 76। अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है या इनवाइट किया है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73 और 76, या कंपनी ने डिपॉजिट की रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है या इंटरेस्ट की पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, या कंपनी ने डिपॉजिट की रीपेमेंट जो टाइम सेक्शन 73 या सेक्शन 76 में मेंशन किया गया है या उस टाइम में जो ट्रिब्यूनल ने फर्दर एक्सटेंड किया है अंडर सेक्शन 73 सब सेक्शन 4 उसमें भी नहीं किया, तो कंपनी पर फाइन लग सकता है। मिनिमम इज ₹2 करोड़ और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर। ये मिनिमम है, इतना तो होगा ही होगा। मैक्सिमम कैन बी 10 करोड़। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर फाइन लग सकता है मिनिमम 25 लाख एंड मैक्सिमम ₹2 करोड़। इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है अप टू 7 years। इट मीन्स इट कैन एक्सटेंड अप टू 7 years। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 447 कॉर्पोरेट फ्रॉड की डेफिनेशन और इसके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स को आउटलाइन करता है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट ने कंपनी, उसके शेयर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, क्रेडिटर्स या टैक्स अथॉरिटीज को फ्रॉड करने की इंटेंशन से, धोखा देने के इरादे से, नोइंगली और विलफुली
ऐसे प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन किया है, उल्लंघन किया है, इन दैट केस ही शैल बी लायबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447। चलते चलते सेक्शन 447 भी देख लेते हैं। सेक्शन 447 पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। कोई भी पर्सन जो फ्रॉड का गिल्टी पाया जाता है, हु इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड, उसे पनिश किया जाएगा अंडर सेक्शन 447। अब ये देखा जाएगा कि फ्रॉड में कितना अमाउंट इन्वॉल्व है और क्या पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व अमाउंट 10 लाख रुपीज से कम है या कंपनी के टर्नओवर का 1% है, इन दोनों में से जो भी कम हो और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और फाइन अप टू ₹50 lakhs और बोथ। मतलब इम्प्रिजनमेंट, फाइन या फिर दोनों भी हो सकते हैं। प्लीज नोट और वर्ड लिखा हुआ है। अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व अमाउंट 10 लाख रुपीज से ज्यादा है या कंपनी के टर्नओवर का 1%, इन दोनों में से जो भी कम हो और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है मिनिमम 6 months एंड मैक्सिमम 10 years। एंड फाइन का प्रोविजन है मिनिमम होगा अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड एंड मैक्सिमम अप टू 3 times ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों होंगे, एंड वर्ड लिखा हुआ है। अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व अमाउंट 10 लाख रुपीज से ज्यादा है या कंपनी के टर्नओवर का 1%, इन दोनों में से जो भी कम और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है मिनिमम 3 years एंड मैक्सिमम 10 years। एंड फाइन का प्रोविजन है मिनिमम होगा अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, मैक्सिमम अप टू 3 times ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। इस केस में भी फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों होंगे, एंड वर्ड लिखा हुआ है। फाइन का प्रोविजन सेम है। अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व अमाउंट 10 लाख रुपीज या 10 लाख रुपीज से ज्यादा है, फाइन तो सेम है चाहे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो या नहीं। मिनिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट ही इंक्रीज होगा फ्रॉम 6 months to 3 years अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।